वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज की हमारी जो डेट है वो कौन सी है? वो है 2 दिसंबर। दिसंबर का महीना स्टार्ट हो गया और हम लोगों ने नवंबर मंथ के पहले की करंट अफेयर्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों ने भी कंप्लीट कर लिया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने कंप्लीट नहीं किया उनसे मेरी गुजारिश है कि नवंबर मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स वीकली वाले अपलोड हो चुके हैं चैनल पर उसको देख लें। नहीं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज प्लेलिस्ट के नाम से भी सर्च करोगे तो वहां भी मिल जाएंगे। ये है हम लोगों का यहाँ पर नंबर। इन नंबर पे आप कॉल करके अपनी पेड पीडीएफ को यहाँ पर ले सकते हो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो, और आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो। आज के हमारे ज्यादा आर्टिकल्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4 आर्टिकल्स हैं। जिसमें से पहला है कि जो सोशल मीडिया फर्म्स के अगेंस्ट एफआईआर फाइल की है। दूसरा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, फिर पीएसएलवी की 60th नंबर की फ्लाइट, और फिर रेयर डिजीजेस के बारे में। सबसे पहला देख लेते हैं। अब ये डीप फेक का जो एक पूरा सिस्टम चल रहा है उसी के बारे में है। जैसे कि आपको पता है कि राश्मिका मंदाना है, उनकी एक पिक्चर जो है वायरल हुई थी, फिर आलिया भट्ट की एक पिक्चर वायरल हुई। ऐसे हमारे कई सारे जो पर्सनालिटीज हैं, कई सारे सेलिब्रिटीज हैं, उन सब का एक ऐसा डीप फेक पिक्चर या फिर ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट यहाँ पे वायरल हो जाता है। तो इस पूरी प्रॉब्लम के लिए, इस एआई से निपटने के लिए, डीप फेक्स के निपटने के लिए, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने यहाँ पर बोला कि इसके ऊपर हम सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर कुछ ना कुछ अब एक कंटेंट रेगुलेशन या फिर रूल्स निकालेंगे। असिस्टेंस दी जाएगी अगर कोई भी यहाँ पर एफआईआर दर्ज करता है इस चीज के लिए कि भाई उसके अगेंस्ट कोई गलत तरीके का ऑब्जेक्शनेबल या उसकी पिक्चर को गलत तरीके से इस्तेमाल करके करा गया है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, एक एफआईआर दर्ज करने के लिए अलग से रूल्स बनाए जाए। ठीक है, तो वही चीज है। एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो आप आराम से यहाँ पर यूजर जो है वो एक ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। उससे पूरा कंप्लेंट सिस्टम देखा जा सकता है, सेफ्टी बढ़ेगी और रेगुलेशन इंक्रीज होगा, जिससे लोगों का आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पहले तो वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लागू होगा। दूसरा, लोगों को भी यहाँ पर प्रिवेसी, उनके कंटेंट के ऊपर, उनकी पिक्चर्स के ऊपर प्रिवेसी मिलेगी। प्रॉपर सबको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और जो भी यहाँ पर मैसेजेस होंगे वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड कहे जाएंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं इसमें ये एक बात है। तो ये आर्टिकल था डीप फेक। मैंने कई बार पहले अपनी वीडियोस में डीप फेक को डिस्कस किया है। डीप फेक का मतलब जो है, कोई भी एक पिक्चर को किसी और पिक्चर में अपलोड करके किसी और फेक बना देना, और उसमें ऐसा लगेगा कि वो पर्सन जो है वो सच में बात कर रहा है, वो सच में पर्सन एग्जिस्ट करता है, कुछ ऐसा देखने को मिलता है, उसे कहते हैं डीप फेक। तो इंडिया में ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है और तेजी से बढ़ रही है। उसको रोकने के लिए ही ये पूरा एक नोटिफिकेशन और आईटी के रूल्स बनाए गए। तो ये छोटा सा आर्टिकल था, ज्यादा बड़ा नहीं था, इसको हमने कई बार पहले भी डिस्कस किया है। अगला आता है यहाँ पर, अभी जो मैंने बताया ही था आपको, COP28 दुबई यूएई में स्टार्ट हो चुका है, जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। वहां पर उन्होंने इंडिया का क्लाइमेट चेंज के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर काफी बात करी, और उन्होंने ये बताया है कि जैसे अभी अक्टूबर का पूरा महीना पिछला निकला, उसमें मॉनसून सीजन बहुत ज्यादा जो है वो देखने को मिला है। बहुत ही अजीब सा, मतलब कि कभी बारिश हो रही है कभी नहीं हो रही है। तो फूड और हमारी जो प्रॉपर्टी है और एग्रीकल्चर है उसमें काफी ज्यादा चीजें अलट पलट देखने को मिली है। कई जगह पे इतनी जबरदस्त बारिश हुई है कि वहां पर लोगों की प्रॉपर्टी, लाइफ तक का लॉस हो गया। कई जगह पर इतनी कम बारिश हुई है कि वहां पर जो है सूखा पड़ गया, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आई। तो उसकी वजह से फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन के ऊपर बात यहाँ पे की गई, और यही बोला है कि इंडिया में इतने जबरदस्त ऐसी पॉपुलेशन है, 1.4 अरब आबादी ऐसी है जो कि अच्छा डाइट ले ही नहीं पाती है। उनको फूड इनसिक्योरिटी, खाद्य असुरक्षा देखने को मिलती है। तो उसी के ऊपर इम्पैक्ट है यहाँ पर। और अभी आज के समय की जो हमारी 21st सेंचुरी है, ये हमारा बेसिकली अगर एक आर्टिकल आता भी है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये सीएपीएफ के ऐसे राइटिंग में जरूर पूछा जा सकता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज इसमें आप यही बताओगे कि क्लाइमेट चेंज और
एडिक्वेट फूड अवेलेबल नहीं है। तो क्या है कि जब इतना ज्यादा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो साउथ इंडिया जो है वहां पर बहुत ज्यादा ड्रॉट की सिचुएशन देखने को मिल रही है। और किसान जो है हमारे, उनको हानि का सामना करना पड़ रहा है। पॉपुलेशन तो कम हो नहीं रही है, वो तो बढ़ रही है। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड की डिमांड भी बढ़ेगी। तो उसी के लिए यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट बोला है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। मतलब कि हर समय हमें ऐसी एग्रीकल्चर करनी है, हमें इस तरीके से पैदावार बढ़ानी है कि हम लोग क्लाइमेट चेंज को भी देख सकें, वेदर को भी देख सकते हैं, वाटर को भी, और कार्बन को भी। हमें इस तरीके से अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करते हुए। ये है एक होलिस्टिक अप्रोच। कैसे होगा उस प्रॉब्लम को पूरा सोल्यूशन में देखा जा रहा है अभी भी, लेकिन वही है कि स्मार्ट तरीके से करेंगे जिसमें सारी चीजों को टैकल करने की हमारे पास क्षमता हो, प्रोडक्टिविटी को देखने की क्षमता हो। तो उसका इम्पैक्ट भी यही होगा कि आगे आने वाले समय में हमारे जो डेवलपमेंटल गोल्स है, मतलब जो हम एसडीजी की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो हम लोग एक्चुअली में मैनेज कर पाएंगे। कर नहीं पा रहे थे ना इतने समय से। तो उसी के ऊपर ये बात है यहाँ पर कि हम लोग जो इतना हमारा जो सीजन है पूरा, उसको प्रमोट कर सके अपने हिसाब से। इंडिया में बहुत सारे ऐसे हमारे फार्मर्स हैं जो कि अभी बहुत कम अर्निंग पे हैं, लेकिन उनके लिए अगर हम ये सिस्टम लेके आएंगे तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। और हमारे एनजीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उन सबको भी इससे खूब हेल्प मिल करके एक नया यहाँ पे तरीका तैयार हो सकता है सीएसए की हेल्प से। तो ये वाला जो वर्ड है, ये COP28 में जिक्र किया है अभी हाल फिलहाल में, इसलिए मैंने बताया। बाकी देखो, अभी जैसे ही ये पूरा COP28 दुबई वाला ओवर होगा, हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस पूरे के आउटलाइंस क्या रही, मिनट्स क्या रहे, और इसका पूरा एक जो समरी आई है वो क्या आई, वो हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग क्लासेस में। अभी तो ये जो है न्यूज में आया था क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने ये बात बोली है, इसलिए ये चीज न्यूज में आ गई, तो मैंने आपको समझा दिया। समझ गए भाई बात को? अगला हमारा आर्टिकल है PSLV की 60th नंबर की फ्लाइट। अभी आपको पता है कि इसरो जो है काफी कुछ सेलिब्रेट कर रही है, पता है आपको इस चीज को। इसरो जो है अब 60th एनिवर्सरी मना रही है अपनी। तो अब डिसाइड करा है कि भाई हम लोग यहाँ से अपना 60th PSLV को लॉन्च करेंगे इस दिसंबर तक खत्म होते होते। इसरो की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की एस्टेब्लिशमेंट। और इसके बाद से जो है इसरो यहाँ पर अपना काम तब से कर रही है, बहुत ही तत्पर तरीके से। यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा निसार सैटेलाइट, अभी इसरो लॉन्च कर रही है, शुक्रयान लॉन्च कर रही है। निसार सैटेलाइट इंडिया और यूएस से, मतलब इसरो और नासा मिलकर के दोनों अपने हिसाब से निसार सैटेलाइट को भी लॉन्च कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरा एक स्ट्रक्चर इसरो का भी हो रहा है, जिसमें अभी इसरो एक और टॉपिक के लिए आ गया जो मैं आपको बता ही रही हूँ। 60th PSLV को यहाँ पर लॉन्च किया है। PSLV में दोनों मोटर व्हीकल्स को इसरो जो है यहाँ पर एक सैटेलाइट भेजेगा एक्सपोसैट के नाम से, जिसका फुल फॉर्म होगा एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, जिसमें पूरे एक्सरे के सोर्सेस को डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो पहली बार इस तरीके से डिस्कशन होगा और वो सब चीजें होंगी। ठीक है भाई, तो ये एक स्टेप आपको याद रखना है। इसरो के बारे में रीड करते जाओ, साथ साथ जो जो इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही है उसको साथ साथ रीड भी करो। ठीक है भाई, इसरो अभी जो मैंने बताया आपको जिन जिन चीजों के लिए न्यूज में है, सबसे पहले निसार, मैंने बताया ना निसार के लिए बहुत ज्यादा न्यूज में है इसरो। तो एक तो वो लर्न कर लेना। ठीक है, एक तो वो वाला इंपॉर्टेंट है कि इसरो का सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो न्यूज में चल रहा है। दूसरा, इसरो के अभी जो हमारे मेन है, अभी जो हेड पे हैं इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, वो है अभी सोमनाथ, श्रीधर सोमनाथ के नाम से। इसरो का पहले नाम हुआ करता था इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, इनकोस्पार के नाम से। फिर इसके बाद जो है नाम चेंज हो गया था। असल में इनकोस्पार जो बना था ना, वो विक्रम साराभाई के सजेशंस पर जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे बना था। बाद में ये नाम चेंज कर दिया। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, मैंने कल भी इससे आपको एक क्वेश्चन भी दिया था। इसरो ने पहली इंडियन सैटेलाइट बनाई थी, क्या नाम था उसका? आर्यभट्ट सैटेलाइट। ठीक है, ये हमारे सबसे पुराने एस्ट्रोनॉमर के नाम पे थी ये।
1975 में। लेकिन ये जो लॉन्च है वो इंडिया से नहीं हुई थी, वो यूएसएसआर की मदद से लॉन्च की गई थी। बनाई इसरो ने थी, पर लॉन्च की थी सोवियत यूनियन ने। सोवियत यूनियन की एक जगह है वहां पे, जहां पे रशिया का एक रॉकेट लॉन्च कॉम्प्लेक्स है, जहां पे लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, जगह का नाम है कपुस्तीन यार। तो कपुस्तीन यार से इसको लॉन्च किया गया था, समझे भाई। तो इंडिया यहाँ पर ये तैयारी किया था। अब ऐसे ही इंडिया यहाँ जो इसरो है हमारा, वो यहाँ पर पीएसएलवी जो सैटेलाइट्स हैं उसको यहाँ पर बनाता है। पीएसएलवी एक व्हीकल है जिसके थ्रू इसरो जो है यहाँ तक अपने सारे लॉन्च व्हीकल्स को भेजता है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं उसको। इसमें अलग अलग आते हैं, सबसे फेमस पीएसएलवी है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जिससे इंडिया अपना पूरा सक्सेसफुल मॉडल्स को देखती है। ऐसे ही जीएसएलवी भी है, जियोसिंक्रोनस। पीएसएलवी ने ही चंद्रयान 1, मंगलयान, इन सबको यहाँ पे लॉन्च किया है, जिससे अलग अलग सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। ठीक है भाई, बाकी इसरो के बारे में भी आप पढ़ सकते हो। वैसे मैंने सब कुछ बता दिया है। हेडक्वार्टर्स बैंगलोर कर्नाटका में है, और इसके फाउंडर विक्रम साराभाई हैं। तभी जब कोई एक कुछ टाइम पहले एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जब लॉन्च हुई थी, तो उसका नाम भी विक्रम एस के नाम से रखा गया था। क्यों? क्योंकि हमारे फर्स्ट जो ये रहे हैं फाउंडर इसरो के, वो विक्रम साराभाई हैं। ठीक है, जिसका काम है कि भाई प्रॉपर तरीके से स्पेस की टेक्नोलॉजीज को देखना। इसरो ने जी सैट, पीएसएलवी, जीएसएलवी करके बहुत सारी चीजें बनाई हैं। और अभी हाल फिलहाल के लिए इसरो जिस चीजों के लिए न्यूज में था, वो मैंने आपको अभी ही बता दिया। ठीक है, एक और मिशन है, वो भी मैं बता दूं, वैसे मैंने कवर कराया हुआ है। आदित्य L1 मिशन, जो कि किसके लिए आदित्य मिशन? ये आदित्य मिशन जुड़ा हुआ है हमारे सन से। आदित्य का मतलब ही सन होता है, तो वहां से भी याद करना। अभी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल चल रहा है, जहां पर इंडिया के स्टूडेंट्स स्पेस हैकाथॉन में पार्ट कर चुके हैं। रोबोटिक्स चैलेंज चल रहा है। मतलब इसरो बहुत सारी चीजों के लिए न्यूज में है, कोई एक सिंगल रीजन नहीं है इसरो के न्यूज में होने का। इसरो बहुत सारी चीजों के लिए न्यूज में अलग अलग प्रकार से चलता ही रहता है। ठीक है, तो ये सब फैक्ट्स आप लोगों को इसरो के बारे में भी याद रखने हैं। अचीवमेंट कुछ लिखे हैं, वैसे तो बहुत सारे, पर ये फिलहाल के हैं। 1975 में, जैसे कि मैंने बताया, आर्यभट्ट सैटेलाइट लॉन्च की गई थी। 1980 में हमारा इनसैट कम्युनिकेशन सिस्टम आया, पीएसएलवी आया। फिर 2008 में चंद्रयान 1, 2013 में मार्स मिशन मंगलयान, 2023 में चंद्रयान 2 पूरा 23 अगस्त को एस्टैब्लिश किया गया, वो आप लोगों को पता ही है। तो ये थे कुछ इसरो के बारे में फैक्ट्स। कल को स्पेस टेक्नोलॉजी या इसरो पे कोई क्वेश्चन आता है, तो आप इसरो के ये फैक्ट्स को अपने नोट्स में यूज कर सकते हो, क्योंकि ये फैक्ट्स अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग हमारे लास्ट आर्टिकल की तरफ। जेनरिक ड्रग्स फॉर 4 रेयर डिजीजेस। 4 रेयर डिजीजेस जिनका नाम है ट्राइसोमिया टाइप 1, कॉशर डिजीज, विल्सन डिजीज एंड गैसोट सिंड्रोम। ये सब के लिए जेनरिक मेडिसिन बना दी गई हैं, जो ऐसे रेयर डिजीजेस से सफर कर रहे हैं। ये रेयर डिजीजेस हैं, इसलिए हमें इनके नाम पता नहीं है, क्योंकि ये डिजीजेस जो है वो बहुत कम पॉपुलेशन को होते हैं, लेकिन वो जो मेडिसिन है वो मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये रेयर डिजीजेस के लिए यहाँ पर एक जो अप्रूवल मिल गई है, उसी के है ये 4 यहाँ पर हमारी डिजीजेस हैं। इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। रेयर डिजीज एक ऐसा डिजीज होता है जो बहुत कम जनसंख्या को होता है ना। और उसकी जो फिर अब जो उसकी बहुत कम जनसंख्या को, तो जब उसको कोई बीमारी का इलाज बनाएगा, कोई मेडिसिन बनाएगा, तो वो बहुत महंगी बिकेगी, है ना, क्योंकि कम बन रही है तो महंगी भी मिलेगी, तो 100 गुना ज्यादा प्राइस पे उसको बेचा जाता है। तो यहाँ पर ये जो लिया गया है मिनिस्ट्री ने यहाँ पर डिजीजेस के लिए किया, और भी बना रहे हैं। हाइपर अमोनिया करके भी एक और बनाई जा रही है, वो भी कुछ महीनों में तैयार हो जाएगी। तो रेयर डिजीजेस एक ऐसी डिजीज होती है जो कि हमारी पूरी जनसंख्या का सिर्फ 6 से 8% लोगों को होते हैं। मतलब पूरे देश में करीब 8 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनको ये हुआ होगा। ठीक है, तो ये डिजीजेस ऐसे होते हैं। ठीक है, तो इन इन डिजीजेस को लेकर के अगर हमें कुछ भी करना होता है, तो इनको हम प्रायोरिटी पे रखते हैं। जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, ड्रग कंट्रोलर है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है, वो इन सब के ऊपर एक तैयारी करती है, कितने लोगों को है, कैसे है, क्या उसका नेचर है, उसके ऊपर पूरा जज किया जाता है।
फिर उसकी अप्रूवल जो है हमारी बाकी मिनिस्ट्रीज को दे करके तैयार की जाती है। ठीक है, इन सब में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारी हमारी कंपनीज हैं, जैसे कि बायोफोर इंडिया, लॉरस लैब्स, एजिको बायोफोर, ये सब आगे भी आए हैं कि हम लोग इसके लिए पूरी तैयारी कर सकते हैं। राइट, तो ये था हमारा रेयर डिजीज का एक आर्टिकल, छोटा सा था। आज के आर्टिकल्स में ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, सिंपल सिंपल आर्टिकल्स है, लेकिन जो क्वेश्चंस है वो काफी अच्छे हैं। जैसे कि अभी यूएन का रोल इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में, मैंने आप लोगों को इसके ऊपर क्वेश्चन लिखने के लिए भी दिया था कि यूएन जो है वो इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है। इजराइल और हमास का जितना भी यहाँ पे स्ट्रक्चर है, उसमें यूएन क्या काम कर रहा है, जो है ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, मैंने बताया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या क्या आता है। क्या क्या आते हैं भाई, उसमें 5 कंट्रीज आती है मेन P5 के नाम से, उसमें इंडिया पार्टिसिपेंट नहीं है। उसमें यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस और रशिया इंक्लूडेड है। फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पर कि इसराइल हामास कॉन्फ्लिक्ट जो पूरा अभी भी चल रहा है, उसमें पूरा वर्ल्ड जो है चीजों पे ध्यान दे रहा है कि भाई वहां पे क्या लोगों के साथ समस्याएं हो रही हैं। और यूएन में जितने भी अमेरिका और रशिया ने रेजोल्यूशंस लेके आए हैं उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। और ये जो पूरा कॉम्प्लिकेशंस है, ये लिखा है ऑप्शन में, ये जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें लिखा विल नॉट स्पिल ओवर, ऐसा नहीं है, इट विल स्पिल ओवर। मिडल ईस्ट रीजन जितना भी है, जितने भी पूरा रीजन है, उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इस कॉन्फ्लिक्ट का। ठीक है, और ये फॉर्चुनेटली नहीं अनफॉर्चुनेटली है, इसका पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये वाली चीज है कि विस्तारित इसका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा, इसमें लिखा है कि नहीं होगा, ऐसा नहीं। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो ठीक है, पर थर्ड स्टेटमेंट में मिस्टेक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर भी। और लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का साइबर क्राइम के ऊपर। हमारे पास साइबर क्राइम थोड़े अलग अलग तरीके के होते हैं, फिशिंग, रैंसमवेयर, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये कुछ हमारे पास अलग अलग से आप यूं कह लीजिए कि ये साइबर क्राइम के एक पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला होता है फिशिंग करना। अब फिशिंग क्या होता है, फिशिंग का अटैक या एक वेबसाइट होती है जिसमें आपको स्कैम किया जाता है, आपको जबरदस्ती गलत तरीके से ईमेल्स भेजे जाएंगे और ईमेल्स पे आप जब क्लिक कर लोगे तो आपका डेटा वहां पे चला जाए। ठीक है, आप वहां पे पासवर्ड पासवर्ड डाल दोगे, कोई क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डाल दोगे, कोई ओटीपी डाल दोगे, उसे कहते हैं फिशिंग करना, फ्रॉड करना। तो ये एक इलीगल है जब आपको कोई ईमेल के थ्रू विक्टिम बनाया जाता है कोई लिंक का, उसे हम कहते हैं फिशिंग होना। राइट, ऐसे ही होता है एक रैंसमवेयर। रैंसमवेयर का मतलब होता है कि आपके कंप्यूटर में कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया है जिससे आपका एक मतलब आपका कंप्यूटर सिस्टम ब्लॉक हो गया उससे, तो वो होता है रैंसमवेयर। या आप पढ़ो, जिसमें एक आपका डेटा हो जाता है और उसकी वजह से आप अपना डेटा एक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि वो आपका जो कंप्यूटर में आपका जो डेटा जो एक सॉफ्टवेयर डल गया है स्कैम के रूप में, वो यहाँ पर इशू कर रहा है। लास्ट है आइडेंटिटी थेफ्ट, जिसमें एक पर्सन की इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो है वो इंफॉर्मेशन निकल जाती है बाहर, उसे कहते हैं हम आइडेंटिटी थेफ्ट होना। तो डी स्टेटमेंट है इसमें, सारी स्टेटमेंट्स ठीक लिखी हुई हैं। फिशिंग जो कि ईमेल और मैसेजेस के थ्रू होता है, कोई वेबसाइट ईमेल मैसेज आ जाएगा जिसके थ्रू आपका पूरा एक जो है कुछ भी आपने लिंक पे क्लिक कर दिया तो आपका डेटा वहां चला गया। रैंसमवेयर आपके कंप्यूटर में ही कुछ पेन ड्राइव के थ्रू, हार्ड ड्राइव के थ्रू, फ्लॉपी डिस्क के थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू आपने जो है आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों थे हमारे टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, तीनों बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपको याद करनी है। ठीक है, बाकी आज का हमारा मेंस का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी की लेगेसी के ऊपर डिस्कस करना है, इंदिरा गांधी के ऊपर डिस्कशन करना है आपको। इस वाले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कल के लेक्चर में जरूर प्रोवाइड करूंगी। इंदिरा गांधी की लेगेसी के ऊपर, उनका कंट्रीब्यूशन के ऊपर, ये मैं आपको जरूर इसका एक प्रॉपर आंसर दूंगी, लेकिन अभी आप खुद से इसके बारे में पढ़ेंगे। इंदिरा गांधी का हमारे फॉरेन पॉलिसी में क्या है, टाइटली रहा, फर्म रहा, ओपन रहे, किसके इन्फ्लुएंस में था। तो फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटी, मिलिटेंट्स, बॉर्डर के ऊपर उनका
1971 में कंट्रीब्यूशन, नॉन अलाइन मूवमेंट, किस तरीके से उन्होंने कैसे क्या किया, वो सारी चीजें डिस्कस करके आपको एक आंसर प्रिपेयर करना है। ये बहुत जरूरी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैं मंडे की क्लास की स्टार्टिंग के लेक्चर में ही मैं इसके बारे में आपको पूरा पहले बताऊंगी। ठीक है, तो आप वहां से कंप्लीट करते हुए अपना आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने पूरा जो कंप्लीट करना है वो ऐसे ही करना है। ये पहले आप प्रिपेयर करो, खुद से नोट्स इकट्ठा करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट जो क्लास हमारी मंडे को होगी, उस मंडे की क्लास में मैं आपको पूरा बताऊंगी कि आपने ऐसे ऐसे इस पूरी को कंप्लीट करना है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये हमें कंप्लीट करते हुए पूरा तैयार करना है आर्टिकल। राइट एवरीवन, यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।